हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी बेटा मैक्सवेल एम्पीयर इक्वेशन। ठीक है, अगर आप गौर करें सिर्फ 4 इक्वेशन ऐसी है जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करती है। ठीक है, मतलब 4 इक्वेशन से आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर कर सकते हैं, डेट इज चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक। चलिए कौन सी वो इक्वेशन है उनको देखते हैं। पहली इक्वेशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ये कौन सा लॉ है? गॉस लॉ है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द चार्ज एनक्लोज। ठीक है कि नहीं बात आपको। सेकंड इक्वेशन है आपकी मैग्नेटिज्म की, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, तो ये प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई, ये किसकी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। ठीक है कि नहीं बात आपको। अब तीसरी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या? फैराडेज का नियम है, EMF विल बी इक्वल टू n d∅/dt। ये कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अब चैप्टर 1 को याद करो, आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू dV/dl। अगर मैं dl को इधर लेके जाऊं तो क्या बचेगा मेरे पास? dV इज इक्वल टू EdL। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है? इंटीग्रेशन कर दिया है। बेटा ये EMF अल्टीमेटली है क्या? वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज को मैं इस टर्म से क्या कर सकता हूँ? रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन है कि बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। चेंजिंग B प्रोड्यूस चेंज इन E विच इज गिवन बाय द फैराडे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फैराडे की सेकंड इक्वेशन आपको यही बताती है कि चेंज इन B से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? चेंज इन E। नेक्स्ट आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, और वो मॉडिफाइड वाला डेट इज मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, और वहाँ पर आता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ से आपको पता चलता है कि चेंज इन E से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? चेंज इन B। ठीक है, तो यही 4 बातें हैं जो आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या करती हैं? कवर करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने आपको बताई तो इस चीज़ को भी मैंने कवर कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक चल कौन सा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने देखा था यहाँ से कि चेंज इन E विल प्रोड्यूस चेंज इन B। क्लियर है बात आपको। और ये B कैसा होगा? कर्ल नेचर का होगा। ठीक है, अब अज्यूम करो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर होने की वजह से उसके पास क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हर चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेट अब मैंने चार्ज को मूव करना स्टार्ट कर दिया है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज होगी। मान लो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल था और उसको मैंने इस तरीके से आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में क्या होगी? चेंज होगी। और इस बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा? एक करली मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर है कि नहीं बात। लेट अभी के लिए मान लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल पीछे है। ठीक है कि नहीं बात। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? आपका ऐसे होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात आपको बेटा। ठीक है, अब देखो चार्ज पार्टिकल ने अपना काम कर दिया है, अब वो ना भी मूव करे तो भी एक चेंजिंग B क्या हो गया है? प्रोड्यूस हो गया है। अब चेंज इन B की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? चेंज इन E। अगर आप अज्यूम करें कि इस डायरेक्शन में चेंज इन B है तो इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? चेंज इन E। आप नोटिस करें मेरी उंगलियों को, दिस विल बी इन दिस प्लेन। समझ आई बात आपको। जो मैं खड़ा हूँ उस प्लेन में है चेंज इन B, और ये वाला प्लेन क्या होगा? ये वाला प्लेन चेंज इन E वाला। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अब ये चेंज इन E क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन B। और चेंज इन B फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन E। और चेंज इन E क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंज इन B। तो ये तो बेटा क्या निकल पड़ी है? एक वेव निकल पड़ी है। ठीक है, इस वेव में अगर आप नोटिस करें कि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में वेरिएबल है। नोटिस करो आप, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वेरिएबल है? x डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं बात आपको। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। समझ आई बात आपको। दिस इज किसकी वेव है? ये है आपकी B की, और ये वेव किसकी है? E की। क्लियर है और ये बात आपको। और मैं कह सकता हूं कि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। B का वेरिएशन है x में, E का वेरिएशन है y में, और जो वेव है वो किस डायरेक्शन में चल रही है? z डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। ठीक है, तो याद करो क्लास 11th को ट्रैवलिंग वेव की क्या इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। अगर याद नहीं आ रही तो अभी के लिए जस्ट आप याद रख ले, कोई ज़्यादा इसका महत्व नहीं है यहाँ पर। एक वेव जो कि y में वेरी कर रही है लेकिन किस में जा रही है? x में, उसकी इक्वेशन क्या होती थी? y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। एक k क्या होता था बेटा? 2 पाई अपॉन लैम्डा, जिसको आप क्या बोलते थे? वेव नंबर।
क्लियर है बात आपको। तो अगर हम अज्यूम करें कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ने क्या प्रोड्यूस किया है, वेव्स प्रोड्यूस की हैं, और वेव्स प्रोड्यूस किए हैं, और अगर मैं वेरिएशन देखूं किसका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकता हूँ, ई वाई, क्योंकि वाई में वेरी कर रहा है ये, इज इक्वल टू ई नोट। देखो वाई नोट क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ई नोट ये होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये वाली पॉइंट, और बी नोट ये होगा, ठीक है। तो ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो वेव में वेरिएशन किस में है, वाई में, लेकिन वेव जा कहाँ रही है, एक्स में। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ई वाई, ई जेड आएगा यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं बात, के जेड। वेरिएशन किस में है बेटा, वाई में है, लेकिन वेव किस में जा रही है, जेड में। इसी तरीके से मैं b के लिए क्या लिख सकता हूँ कि b बदल तो किस में रहा है, x में, लेकिन जा किस में रहा है, z में। उसी सेम पैटर्न पर मैंने क्या लिख दी है, इक्वेशन लिख दी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, लेट दिस विल बी माई x डायरेक्शन एंड दिस विल बी माई y डायरेक्शन एंड दिस विल बी z डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग वेरी कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग वेरी कर रही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसी को मैंने क्या बोला है, वेव बोला है। बेटा अब आप नोटिस करो कि ये एक वेव की इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ डील कर रही हैं, तो पक्का इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको। तो इन इक्वेशंस को मैं किस में पुट करूँगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन में, ठीक है, और वहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेंगे। देखिए वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जो रिजल्ट निकलेंगे बस वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात आपको। तो जब मैं इन इक्वेशन को किस में पुट करता हूँ बेटा, एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन में, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन में, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू सी। सी इज द स्पीड ऑफ दिस वेव। क्लियर है बात आपको। इन क्वांटिटी से आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब मैं इसको फैराडेज लॉ में पुट करता हूँ तो वहाँ से निकल कर आता है कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। क्लियर है बात आपको। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। जब इन इक्वेशंस को इन इक्वेशन में पुट किया तो ये रिजल्ट निकल कर आए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट बाई सी। दोनों की लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड को भी क्या रख सकता हूँ मैं, बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू सी। सी से सॉरी सी नहीं, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 1 बाय म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वेयर आया। और इसको स्क्वेयर को हटा देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है कि नहीं बात आपको। दोबारा से देख लो आप कि ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो गया है और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आया और सी को ऊपर ले आया तो सी स्क्वेयर, और सी स्क्वेयर को हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। देखो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, उन दोनों को आप पुट करो तो सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो होगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये चीज़ आपको आश्चर्यचकित करनी चाहिए। ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है। एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, उसका दूर दूर तक लाइट के साथ कोई संबंध नज़र नहीं आता, परंतु वो क्या निकली, लाइट निकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट्स। यहाँ कहूँ मैं लाइट कैसे नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। क्लियर है हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो नोटिस करें कि जो आपको पहले पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिसिटी, उसका कनेक्शन आपने देखा किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ देखा था कि नहीं देखा था। और अब इन दोनों का कनेक्शन आपने किसके साथ देख लिया है, लाइट के साथ। और लाइट में आप जो चैप्टर डील करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो समझ आया, पूरी की पूरी क्लास 12th की फिजिक्स कनेक्टेड है। ये आपके 1 और 2, ये 3 और 4 और ये आपका चैप्टर 6। क्लियर हो रही है बात आपको। इस चीज़ को नोट करेंगे। देखो बेटा, लाइट से सिर्फ मतलब मेरा वो नहीं है जो आप देख पा रहे हैं। लाइट का एक बहुत बड़ा कुनबा है, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा पार्ट है आपका क्या, विजिबल पार्ट। क्लियर है बात। तो आपको पूरी लाइट की फैमिली को पढ़ना है इस चैप्टर में। उसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक कौन सा नेचर आता है लाइट का। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा। अब ये भी आपने पीछे देखा। ठीक है, नंबर 2 बात,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है कि नहीं बात। नंबर 3, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अभी अभी आपने देखा c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और c की वैल्यू फिर कितनी निकल कर आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज़ μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ फ्री स्पेस में होती है, वैक्यूम में होती है। अगर मान लो किसी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है कि नहीं बात आपको। और फिर जो स्पीड आएगी, ठीक है, वो कम होगी 3 × 10⁸ से। मतलब किसी भी मटेरियल मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक में, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। और फ्री स्पेस में, डेट इज वैक्यूम में, वो किस स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखें कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनसॉइडल वेरिएशन होता है किसका, ई का एंड बी का, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चों को गड़बड़ रहती है। अगर लेट ये मैं एक्स एक्सिस मानूँ और ये वाई एक्सिस मानूँ, ठीक है, तो आप देखें लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस में है, वाई में। क्लियर हो रही है बात आपको। तो अगर मैं बच्चे से पूछूं कि इनके बीच में फेज कितना है, तो बोलते हैं सर 90 डिग्री। ऐसा नहीं है बेटा, देखो कि ये एक समय पर दोनों क्या लेंगी, मैक्सिमम वैल्यू लेंगी, और एक समय पर दोनों क्या होंगी, मिनिमम वैल्यू होंगी। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कैसे हुआ, 0 हुआ। क्लियर है बात आपको कि भाई एक ही समय पर अगर ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू ले रही हैं और एक ही समय पर दोनों क्या ले रही हैं, मिनिमम वैल्यू, तो आपका फेज डिफरेंस कितना है, 0। और या फिर मैं बोल सकता हूँ वो सेम फेज में है। और उनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या है, E0/B0 इज इक्वल टू C। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका E क्रॉस B टेल द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवल। ठीक है, अब आप एक बार नोटिस करो क्रॉस प्रोडक्ट को। लेट ये A है और ये B है। ठीक है, तो A क्रॉस B का मतलब क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट हैंड लो अपना और A पर रखो और B की तरफ कर्ल करो ऐसे, तो जो अंगूठा होगा ना वो A क्रॉस B की डायरेक्शन देगा। ठीक है, अगर मैं B क्रॉस A करूँ तो अंगूठा बाहर आ गया तो ये डायरेक्शन होगा B क्रॉस A की। ठीक है, उसी तरीके से E क्रॉस B क्या देता है, वेव की डायरेक्शन देता है। देखो E किस डायरेक्शन में है, X डायरेक्शन में है, और जो B है वो किस डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो E क्रॉस B यानी कि वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, Z डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, पीछे मैंने क्या किया था, एक गलती की थी इसी वीडियो में कि B को इधर लिया था और E को इधर लिया था, और मैंने बोला कि वेव ऐसे जाएगी। नहीं, वेव ऐसे नहीं जाएगी। वेव कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो E क्रॉस B। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ठीक है, तो आपका ये आप समझ जाएंगे कि E क्रॉस B क्या बताता है, डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ट्रांसवर्स नेचर की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको मैंने क्लास 11th में बताया। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनके पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करें। देखो ये पार्टिकल, एक रस्सी को लो और उसको इस तरीके से झटको आप, तो रस्सी ऐसे नाचेगी। समझ आई बात आपको, कभी ऐसे दिखेगी कभी ऐसे दिखेगी। तो कभी पार्टिकल यहाँ पर और कभी पार्टिकल यहाँ पर है, तो पार्टिकल मीन के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, अप एंड डाउन डांस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। तो यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के कम्बिनेशन को तो आपने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि लाइट का नेचर भी कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। क्लियर है, ये प्रूफ भी करेंगे हम छठे चैप्टर में। ठीक है, और क्योंकि ये एक वेव है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होगी किस किस के बीच में बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। क्लियर हो रही है बात आपको। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, डेट इज़ लाइट की फैमिली को। वहाँ पर आप डील करेंगे रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से। ठीक है कि नहीं बात आपको। और ये भी देखेंगे कि किस बिहाफ पर इनको कैटेगराइज किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो ही क्राइटेरिया होंगे, क्या तो वेवलेंथ, क्या होगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, और फिर हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़। कुछ क्वेश्चन भी मैं कल डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, और फिर सैटरडे को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।